चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। पुराना वेक्टर का जो बेसिक्स था वो हमने करा दिया था। अच्छा, लिखाऊंगा नहीं बहुत ज़्यादा, बताता जाता हूँ। पहले तो पढ़ा ही चुका आप लोग को, बाकी अगर लिखना होगा तो फिर वो रिकॉर्डिंग से देख के लिख लीजिएगा आप लोग। एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं ना। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर किस केस में हम कर सकते हैं ना, ये पता होना चाहिए। मान लो अगर हम कह रहे हैं a प्लस बी बराबर अगर c है, ठीक है ना, तो a और b में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हम इसका एडिशन कर सकें, ठीक है ना। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ये सेम फिजिकल प्रॉपर्टी को, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर मैं एक ये कह दूं ये वह है हमारी वेलोसिटी और ये है हमारा एक्सेलरेशन, तो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो पहला रूल तो ये जान लीजिए कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। भाई वेलोसिटी में से मान लो जैसे v बराबर क्या है, u प्लस at, ठीक है ना। यहाँ पे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और a क्या है? एक्सेलरेशन। अच्छा, at क्या है? at भी वेलोसिटी है, क्योंकि a का क्या होता है? a का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। तो दिस होल टर्म इज ऑल्सो ए वेलोसिटी टर्म। तो ये वेलोसिटी हो, ये वेलोसिटी हो, तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ना। इन दोनों वेक्टर को ऐड कब कर पा रहे हैं? जब ये दोनों वेक्टर जो हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें पहला हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? थोड़ा बहुत बेस आप लोग को, सब लोग को पता होगा। ट्रायंगल लॉ ये होता है कि अगर ये a है और ये क्या है? b है, a वेक्टर है और b वेक्टर है, मतलब ये a वेक्टर की टेल है और इसकी हेड है। दूसरे वेक्टर को हमने क्या किया? इसके हेड से लगाया और यहाँ पे हुआ। तो जो r वेक्टर है, पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का जो हेड है उसको अगर ऐड करते हैं तो वो क्या देता है? वो रिजल्टेंट देता है। तो r इक्वल टू क्या? रिजल्टेंट इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या a और b की जो फिजिकल क्वांटिटी है वही सेम। अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ टू एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है ना। क्या सेम फिजिकल क्वांटिटी को देगा? वेलोसिटी ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन थोड़ा ना आ जाएगा, वेलोसिटी ही आएगी। तो रिजल्टेंट का क्या होगा? रिजल्टेंट भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये बात तो सबको समझ में आती है। अच्छा, ट्रायंगल लॉ में एक फॉर्मूला है जिसको हम डिटेल में निकलवाए हैं, शॉर्ट में बता देते हैं तुमको। ये b है मान लो। अच्छा, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर क्या है? a और b के बीच में एंगल कौन सा होगा? रुक जाओ पहले, ये अल्फा है और ये थीटा है। अब बताइए, थीटा a और b के बीच में एंगल है कि अल्फा a और b के बीच में एंगल है? वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल कौन सा, क्या है? थीटा है। कैसे? इसको आगे टेल से टेल जोड़ेंगे, इसको आगे ले जाएंगे, तो ये वेक्टर a आगे हो जाएगा, तो a और b के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, अल्फा नहीं होगा। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर a। बात समझ में आई? समझ में आई बात? और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अच्छा, ये b वेक्टर है, ठीक है ना। अभी इसको पढ़ा देंगे, तुम लोग को समझा देंगे। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा b साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा b कॉस थीटा। अभी पढ़ाएंगे इसको, अभी जान लीजिए कि ये b कॉस थीटा हो जाएगा। तो टोटल ये लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी मॉड a प्लस मॉड b कॉस थीटा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, ये टोटल लेंथ कितनी है? ये है मॉड b साइन थीटा। तो पैथागोरस निकालोगे ना, तो मॉड r का स्क्वायर इक्वल टू मॉड b साइन थीटा का स्क्वायर प्लस मॉड a प्लस मॉड b कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनल एक इक्वेशन आएगी जिसको मैं डायरेक्टली लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और कराया हुआ है क्लास में, बाद में रिपीट करूंगा तो फिर कराऊंगा। तो वो इक्वेशन क्या होती है? r इक्वल टू अंडर रूट, बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये नोट कर लीजिए नए बच्चे। यहाँ पे a क्या है? a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, a एंड b तो जान ही रहे हो। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये क्लियर है सबको? बहुत तेज तो नहीं है।
ये फॉर्मूला याद रखिए नए बच्चे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इतने से सवाल हमारा हो जाएगा। बाकी हमने बेसिक्स आपको बता दिया है, वो हम डिटेल करा भी देंगे, अभी इस क्लास में नहीं कराएंगे। अच्छा ये बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर तो आ गया, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आया, ये मैग्नीट्यूड आया है, किसका, वेक्टर आर का। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन तो नहीं पता हमें, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये अल्फा मान लिया हमने, तो यहाँ से tan अल्फा लिखो, tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ये क्या है, ध्यान से समझिए, अभी तक आपने केवल रिजल्टेंट पढ़ा होगा, एंगल पढ़ा होगा, लेकिन एंगल क्या है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ए है। अगर मैं कहूं कि विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है ये, तो एंगल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ये ए है, इतना जाने रहिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। क्या, किसको tan बीटा लिख सकते हैं, नहीं tan बीटा कैसे निकलोगे, परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, नहीं है, इसको निकालने का तरीका है, बताऊं, लेंदी हो जाएगा, बता रहा हूं, बता रखा है पहले क्लासों में। ये है ना, इस वाले को मैं ऐसे बढ़ाऊंगा और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो है क्या कहते हैं, ये अल्फा एंगल है, ये हो गया ये, और ये हो गया बीटा, ठीक है ना। तो ये वाला बताओ, ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है हमारा वेक्टर ए, वेक्टर क्या है ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना, ये एंगल भी थीटा होगा। फिर इसका एक कंपोनेंट इधर लेंगे और एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे, तो इस वाले सेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो इस वाले में हो जाएगा ए कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए साइन थीटा, तब यहाँ से tan बीटा लिखोगे ए साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस मॉड बी, इस वाले का इधर के डायरेक्शन में, अभी कंपोनेंट निकालना मैंने आपको सिखाया नहीं, अभी सिखाऊंगा, इधर के डायरेक्शन ये वेक्टर ए है, तो अगर बेस के डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो होगा मॉड ए साइन थीटा। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा आपका हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या, मॉड ए साइन थीटा अपॉन ये टोटल लेंथ कितनी, ये टोटल लेंथ बी वेक्टर है, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, मॉड बी प्लस ये क्या है, मॉड ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, देखो उसमें क्या है, जहाँ पे ए है वहाँ पे बी है, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए है, देखो वो बी वहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ए है, और जहाँ पे ए है वहाँ पे देखो ये बी है, तो क्या सिमेट्रिक भी लग रहा है, दोनों एंगल सिमेट्रिक भी लग रहे हैं ना, नहीं समझ में आया कि नहीं, तेजी से हो गया, ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम, केवल क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, ये हो गया मैग्नीट्यूड, या इसको याद रखिए tan अल्फा इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, याद करिए, बार बार नहीं निकालेंगे, कर लेंगे। चलो नेक्स्ट लिखो, मैं डाल दूं,
जल्दी करो, जल्दी पढ़ाना है। मिटालूं? मिटाल दे रहा हूँ। अच्छा देखो, अब दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? इन दोनों से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? वेक्टर ए के पैरेलल एक वेक्टर हम खींच दें, वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर खींच दें ना, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये वेक्टर, ये क्या देगा? ये देगा ए और बी का एडिशन। ये क्या देगा? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इसके पैरेलल ये बनाया तो ये क्या हो गया? ये भी वेक्टर ए है। भाई पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर चेंज होता है? नहीं, पहले ही क्लास में पढ़ाया था, पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर चेंज नहीं होता है। ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुई, तो वेक्टर कैसे चेंज हो जाएगा? इसको पैरेलल शिफ्ट किया तो वेक्टर चेंज हुआ नहीं, तो क्या ये भी वेक्टर बी? यस, तो पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका जो विकर्ण है वो क्या देगा? वो देगा रिजल्टेंट। कोई नया लॉ नहीं है, फर्जी का लॉ है। ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो ये क्या है? ये ट्रायंगल लॉ ही तो है। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर वही तो है। फर्जी में उसको इधर उधर घुमाया गया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये बात? तो पैरेललोग्राम जो लॉ है तो वो क्या है? ट्रायंगल लॉ का ही एक एक्सटेंशन है, सेम लॉ है। अच्छा, क्या मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा? भाई वही तो वेक्टर एडिशन है, फिर यहाँ से वो करेंगे, ये निकालेंगे, तो क्या मैग्नीट्यूड सेम आएगा? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। क्या एंगल का फॉर्मूला चेंज होगा? उसका भी भाई वही है, यहाँ पे अल्फा है, कहाँ चेंज हो जाएगा? सेम है, तो क्या चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपके सारे लॉज लिख लो, ऑल लॉज, ऑल फॉर्मूला विल बी सेम, ऑल फॉर्मूला विल बी सेम, ऑल फॉर्मूला विल बी सेम, ठीक है। हो गया? मिटाल दो। अच्छा, इसमें एक और है, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी देख लीजिए, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये क्या देते हैं? कुछ नहीं है मतलब इसका मतलब ये a है और ये b है, तो ये क्या हो जाएगा? r बराबर a b, ठीक है ना। अब हमने b पहले बना लिया, चलो b पहले बना लें। ये बनाया b, a बना लें, चलो ये बनाया a, फिर b प्लस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर है। बताओ, ये रिजल्टेंट r और ये r, ये दोनों पैरेलल है ना। लेंथ भी लगभग सेम ही होगी एग्जैक्टली, तो क्या अलग है? वही चीज है। एक तरीके से और बना सकते हो, ये देखो, ये क्या बनाया b और ये क्या बनाया a, ये b और ये a, और ये क्या होगा? रिजल्टेंट। तो चाहे a प्लस बी कर लो तो रिजल्टेंट आएगा, चाहे b प्लस ए कर लो तो भी रिजल्टेंट वही आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ? वेक्टर एडिशन इज क्यूम्यूटेटिव, मतलब चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, रिजल्टेंट विल बी सेम। भाई इधर से जोड़ो a b, रिजल्टेंट क्या? r। ये करो b a, रिजल्टेंट क्या? r। खत्म हो गई बात। समझ में आया? आगे चलें, चलो। अच्छा, दो वेक्टर का मैक्सिमम क्या कब होगा? दो वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? कोई दो वेक्टर है मान लो ना, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, इन दोनों का एडिशन मैक्सिमम कब होगा? इन दोनों का वेक्टर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होगा? इन दोनों का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होगा? जब ये दोनों क्या होंगे? एक ही लाइन में होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, एक ही लाइन में नहीं। एक ही लाइन में तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकता है, ठीक है ना। जब ये पैरेलल होंगे तो इनका एडिशन हो जाएगा, और जब एंटी पैरेलल होंगे तब क्या होगा? मैग्नीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। तो टू वेक्टर का एडिशन मैक्सिमम तब होता है जब वो पैरेलल होते हैं, और मिनिमम तब होता है जब वो एंटी पैरेलल होते हैं। बात समझ में आ गई? लिखा नहीं रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। मैंने कहा ये वेक्टर क्या है? a है, ठीक है ना, और ये वेक्टर क्या है? b है। छोड़ो, ये वेक्टर a
और ये वेक्टर बी। ठीक है, अब इसको एडिशन मुझे करना है, पैरेललोग्राम से करता हूं। देखो ये जो आर वेक्टर है ये क्या होगा, ए और बी का रिजल्टेंट होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या सेम है? सेम है, दिख तो रहे हैं सेम, ठीक है ना। एक और बनाता हूं, देखो लो, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी मान लो स्क्वायर में है, ये दोनों एंगल एकदम सेम है। ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया, तो इसका रिजल्टेंट तो ये होगा ना। तो ये एंगल कितना, 45, और ये कितना 45। तो क्या एंगल बाइसेक्टर पे है? रिजल्टेंट किस पे है? एंगल बाइसेक्टर पे है, होगा ना, होगा। ठीक, अब देखिए एक चीज और कर रहा हूं मैं, ए की लेंथ बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो, ए की लेंथ मैंने बढ़ा दी, ये हो गया ए, और बी अभी भी उतना ही है, और ये हो गया ए बढ़ गया, बी वेक्टर अभी भी उतना ही है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले की टेल से उसका हेड जोड़े, बढ़ा, लेकिन क्या ए की तरफ रिजल्टेंट झुका? झुका, इसको बोलता हूं आर डैश। क्या झुका? ठीक है, चलो और बढ़ाता हूं, ए को बढ़ा रहा हूं, बी को नहीं बढ़ा रहा हूं, बी सेम है। ए को बढ़ा दिया, बी सेम है। अब देखना, क्या और झुका? झुक रहा है। पहले जब ए और बी बराबर थे तो आर क्या था, उनका एंगल बाइसेक्टर था। जब मैंने ए को बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू करने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा हूं, किसका, ए वेक्टर का, तो रिजल्टेंट क्या उसकी तरफ झुक रहा है। झुक रहा है मतलब इससे एंगल कितना इससे पास में है ना रिजल्टेंट। तो अब स्टेटमेंट बोलूंगा, उसको सुनना, कि रिजल्टेंट वेक्टर विल बी नियरर टू द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज लार्जर। क्या बात, स्टेटमेंट सही है? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस वेक्टर के पास में ही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। किसके पास में? इस वाले के पास में है क्या भाई? इसका एंगल कितना और यहां से एंगल इतना, पास में किसके है? पास में ए के है। और अगर मैग्नीट्यूड इसका और बढ़ाता चला जाऊं तो इसी पे आ जाएगा एकदम। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो नियरर किसके होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसके पास होता है। ये स्टेटमेंट में आता है सवाल। ये सवाल किस में आते हैं? स्टेटमेंट में आते हैं। अच्छा, जब तक बनाओगे नहीं, कर नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूले वॉर्मूले से सवाल नहीं निकलता है, जान ही नहीं पाओगे। अल्फा अल्फा टेन अल्फा लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करके समझना है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्क्वायर बनाया, फिर ये बनाया, फिर ऐसे मैग्नीट्यूड बढ़ाते जा रहे हैं, तो देख रहे हो किसके तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बातचीत? नेक्स्ट चलें, चलो, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, एक बात और, सम ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर is 0 if they form the closed loop. Sum of vector is 0 if they form a closed loop. ठीक है ना? That loop may be 1D, 2D या 3D. अब इसका स्टेटमेंट का मतलब समझो। मैंने कहा ये वेक्टर क्या है, A, और ये वेक्टर क्या है, B। अच्छा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, बात समझ में आई? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा ना, दिस इज आर। तो आर बराबर क्या बेटा? आर बराबर ए प्लस बी। ये बात क्लियर है? ट्रायंगल लॉ पढ़ा रहा हूं। अब एक और बनाता हूं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये वेक्टर कोई मान लो आर डैश। तो आर क्या है? ए प्लस बी है। तो आर डैश क्या होगा भाई? वेक्टर वही है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो आर डैश बराबर क्या होगा? ए प्लस बी का
निगेटिव। बात समझ में आ रही है? या आर डैश बराबर माइनस ऑफ वेक्टर आर। बात समझ में आ रही है? तो अगर इस पे रखेंगे टोटल, हम इस लूप में चलें, इस लूप में चलें और इसका टोटल एडिशन में करूं, सारे वेक्टर का एडिशन करूं, तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस आर डैश। ये देखो लूप बन गया ना। लूप कब बनता है? जब एक डायरेक्शन में हम घूमते हैं। तो ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, प्लस आर डैश। और आर डैश क्या है? a प्लस बी। आर डैश क्या है? माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी। इसका प्लस है, फिर ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। तो क्या है, सारे कट के क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आती है? तो क्या है, अगर वेक्टर किस में है? लूप में है, तो क्या उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो जीरो होगा? बिल्कुल जीरो होगा, 100% जीरो होगा। ट्रायंगल लॉ से हमको समझ में आता है। और बताता हूँ, देखो ये तो हो गया 2D। ये कौन सा लूप है? 2D लूप है। अब 1D लूप बना दूँ। 1D मतलब एक डायरेक्शन में ही लूप है। लो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। क्या इनका रिजल्टेंट क्या होगा बताइए? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। जहां पे वेक्टर ये वाला खत्म हुआ, उसी जगह से ये वेक्टर शुरू हो गया, तो ये लूप बन गया। लूप बन गया। दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंटी पैरेलल है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। रिजल्टेंट क्या होगा? ये क्या है? ये 1D लूप है, 1 डायमेंशन में है। बात समझ में आई? 1 डायमेंशन में है, लूप क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है इतनी बातचीत? क्या एंटी पैरेलल नहीं? देखो बेटा, मैंने कहा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर तुमने ये बना दिया, तो क्या लूप पूरा हुआ? लूप कहाँ पूरा हुआ? लूप तो होगा जब यहाँ से जुड़ेगा, तब तो लूप पूरा होगा। भाई इसको मैं लाऊं यहीं पे छोड़ दूं, चलो, अरे यहाँ छोड़ दूं, लूप पूरा हुआ? लूप तो पूरा होगा जब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही हो जाएंगे, तब लूप पूरा होता है। कह दूं ये लूप है, ये लूप है, ये लूप नहीं है। लूप कब पूरा होगा? जहां से चले वहीं पे वापस आ गए ना। जैसे आप कोचिंग आते हैं, फिर वापस कहाँ पहुंचते हैं? घर ही पहुंचते हैं। ज़्यादातर लोग आई होप घर पहुंचते होंगे, कुछ लोग चाट वाट खाते होंगे, लेकिन पहुंचते तो होंगे घर पे ना। हो सकता है रुकते हो चाट खाने के लिए, लेकिन पहुंचते तो घर पे ही होगे। तो लूप तुम्हारा क्या है? पूरा हो रहा है। एक दिन में जब कोचिंग आए फिर घर गए, लूप पूरा हो गया। बीच में अटक गए तो लूप थोड़ा ना पूरा हुआ। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, क्या हो गया? ये कौन सा लूप है? ये, अरे ये 1D है, ये क्या है? 2D है। अब 3D बाकी है। देखो आगे आगे चल रहा है लड़का। देखो एक और बताओ, अरे 1D लूप ही है, वे 2D लूप है। इसका एडिशन क्या होगा वेक्टर का? एक ये सारे वेक्टर हैं, तो इनका एडिशन क्या? कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया, छोड़ो, ये बढ़ाते हैं। जैसे इसका एडिशन क्या था? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जोड़ लें तो क्या देता था? रिजल्टेंट देता था। ये दो ही वेक्टर के लिए नहीं सही है, ये कितने भी वेक्टर हो तो भी हम कह सकते हैं सही है। ये तीसरा वेक्टर आ गया, ये चौथा वेक्टर आ गया, ये मान लो पांचवा वेक्टर आ गया, तो मान लो ये ए है और ये बी है, ये क्या है? सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है ना? तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर, ये मान लो आर वेक्टर है। तो लूप बना? ये लूप नहीं बना, ये तो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में। अच्छा, लूप कब बनेगा? जब ये इससे जुड़ेगा। तो आर बराबर क्या होगा? ए बी सी डी ई का एडिशन, क्योंकि वो रिजल्टेंट दे रहा है। अच्छा, लूप कन्वर्ट कर दोगे तो आर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ए प्लस सी प्लस डी ये कैंसिल हो जाएगा, तो लूप कन्वर्ट हो जाएगा। लूप कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है बातचीत? ठीक है। अब 3D लूप सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, है आप लोगों के पास? मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों का दिमाग है। घर पे तो रख के नहीं आया कोई? क्यों? घर पे रख के तो नहीं आया हूँ, यही है। चलो
लाओ भाई पेन वेन दो थोड़ा बहुत। देखो बेटा ये क्या है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक ये टेल है, ये मान लो हेड है, ठीक है ना। और हाँ चलो, ये टेल ये हेड, फिर ये टेल ये हेड, ठीक है ना, फिर ये टेल और ये हेड, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये एक प्लेन में तो है नहीं, नॉन को प्लेनर वेक्टर है भाई। इन दोनों का मैं अगर रिजल्टेंट पूछता तो यहाँ से टेल और हेड जोड़ देते तो रिजल्टेंट मिल जाता। बात समझ में आती है? अगर ये मैं कह दूं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्ट होगा यहाँ से लेके इसके हेड तक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? वो रिजल्टेंट हो जाएगा। और उसी को उल्टा बना दो तो क्या हो जाएगा? वो लूप हो जाएगा। और ये लूप क्या होगा? ये लूप 3D लूप होगा। और 3D लूप होगा तो इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है बातचीत? नहीं समझ में आ रहा है? विजुलाइज कर पा रहे हो? दिख रहा है प्राचीन? दिख रहा है कि आ गया हूं? दिख रहा है? चलो समझ लो, बहुत ज्यादा वो नहीं है। अब ये है कि मिनिमम नंबर, क्वेश्चन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर जिनका रिजल्टेंट 0 हो कितना होगा? ये क्वेश्चन आता है थ्योरी में। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर जिनका रिजल्टेंट 0 हो कितने होंगे? बताओ। 3 4 5 6 बताओ। 2 3 4 5 ऑप्शन बताओ कैसे? हाँ कौन बोल रहा है? हाँ बताओ, आवाज नहीं आ रही थी। बताओ बेटा, नहीं बताओ। हाँ देखो, नॉन कोलिनियर है ना, मतलब एक लाइन में नहीं है। अच्छा एक लाइन में होते तो मैं कहता था एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? 0 है। मैंने कहा नॉन कोलिनियर वेक्टर। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है। तो एक मान लो एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ये ऐसा, ठीक है ना। अब इनका रिजल्टेंट मैं कहता हूं 0 है। कितने वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट 0? तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 तो हो नहीं सकता। दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। अगर एंटी पैरेलल होता तो वो कोलिनियर हो गया। मैंने कहा नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट 0 है। तो तीसरा वेक्टर ऐसे बना दूं जो अभी लूप बनाया था, तो इसका रिजल्टेंट, तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर जिसका टोटल का रिजल्टेंट क्या हो? 0 हो, कितने होंगे? 3 होंगे। अब मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर कितने होंगे जिनका रिजल्टेंट 0 हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिनियर, कोप्लेनर, पैरेलल, कोलिनियर, ये सब समझ में आ रहा है कि बस ये टर्म ही है ऐसे ही हवा में? कुछ दिमाग में जा रहा है सही में? 17 जुलाई के पेपर के बाद अगर सक्षम तुम दिखाई दिए मुंह लटका के, मतलब करके आओ तो कम से कम हंसते हुए मिलना। ये नहीं कि आता हुआ गलत करा है तो फिर तो मिलना ही होता। करके आना। क्या होगा बताओ? अभी 4 वेक्टर बनाए थे ना, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, 4 नॉन कोप्लेनर के लिए। भाई नॉन कोप्लेनर के 2 वेक्टर इधर बनाए, एक आगे हुआ, तो नॉन कोप्लेनर 3 वेक्टर तो ऐसे हुए। उनका रिजल्टेंट जोड़ो करने के लिए एक और चाहिए वेक्टर, यानी कि 4 वेक्टर चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर जिसका रिजल्टेंट 0 हो कितने होंगे? 4 होंगे। 3 में 0 कर दोगे। देखो ये 2 वेक्टर हैं, ये किसमें है? अभी तो एक ही प्लेन में है, ठीक है ना। लो 2 पेन। ये अब ये मान लो ये हुआ तीसरा वेक्टर, 3 वेक्टर। अच्छा 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन वो एक प्लेन में होंगे तो 0 होगा। ऐसे कर दें तो 0 हो जाए, लेकिन जब ऐसे करेंगे तब तो एक प्लेन में आ गया ना, एक ही प्लेन में आ गया ना। अब मैंने कहा नहीं ये तीसरा वेक्टर अलग प्लेन में। अब इसका रिजल्टेंट 0 कैसे करेंगे? तो एक वेक्टर और खींचना पड़ेगा हमको, एक वेक्टर और खींचना पड़ेगा हमको। तो क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर जिसका रिजल्टेंट 0 हो तो कितने होंगे? 4 होंगे। क्लियर है बातचीत?
ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक सवाल कर लिया जाए। आर बराबर क्या है, फॉर्मूला कर लेते हैं जल्दी से। आर बराबर क्या है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, ठीक है ना। तो थीटा निकालना है, निकालिए। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ना। थीटा निकालना है, निकालिए। निकालो निकालो, तुम्हें तो पढ़ा रखे हैं। वेक्टर से जाने रहिए, एक सवाल मिलेगा, एक सवाल 100% वेक्टर से आएगा नीट में, दो भी आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। और इजी टॉपिक है, हो जाएगा। इसका सवाल लॉजिक गेट्स पढ़ाया था ना कल, नया लॉजिक गेट रिवाइज किया, पढ़ा था? सच बताओ, अभी नहीं पढ़ा है? पढ़ लो बेटा, वो 100% नंबर है, ये भी 100% नंबर है। अब वही पढ़ाएंगे जो नंबर जिससे कन्फर्म है। एक सवाल आएगा इसका, यही सवाल आ सकता है। कैसे अप्रोच कैसे करोगे, फॉर्मूला बताओ मुझे। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम लोग कैसे क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ते हो? कि कोई अपनी कॉपी दिखाओ, दिखाओ निशाद, अपनी कॉपी दिखाओ मुझे, दिखाओ। अभी 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 जो लिख रही हो उस कॉपी दिखाओ। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने लिखा, उसके बाद तुमने कुछ लिखा नहीं? क्यों नहीं लिखा? इतनी देर से क्यों नहीं लिखा? तुमने क्या लिखा? बड़े प्राउडली दिखा रहे हो तुम, क्या लिखा है इसमें? लाओ इधर ले आओ, दिखाओ दिखाओ, सक्षम दिखाओ। हाँ। अरे वो छोड़ो, इस सवाल को आगे कैसे बढ़े? कोई बच्चा बढ़ा क्या? फॉर्मूला लिखा आपने, मन में सोचा? मन में नहीं सोचना है, दिमाग को अपने का भरोसा नहीं करना है, अपने आप को एकदम डम समझिए। आपका दिमाग कब एक्टिवेट होता है? जब एक चीज, जैसे बेटा तुम्हारी 6 फीट की हाइट है ना, मान लो 6 फीट की है, सक्षम भी 6 फीट का है मान लो, तो 8 फीट की दीवार है, तो उसके पार कैसे देखोगे? जब 2 फीट ऊपर चढ़ोगे तब तो दिखाई देगा। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये तो समझ में आ रहा है कुछ रिजल्टेंट से रिलेटेड है, तो चलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो हमारे मास्टर ने पढ़ाया, हमको पता है ना? क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये पढ़ाया था मैं मास्टर ने, ठीक है ना। इतना हमें याद आ गया, लिखना है, दिमाग में नहीं सोचना है। अप्रोच करने का तरीका समझिए। कोई भी क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो चीजें आपको आती हैं, राइट इट डाउन। डोंट बिलीव ऑन योर माइंड कि माइंड में ही सारी चीज सोच लेंगे। आप लोग क्या करते हैं ना कि पहले सोचते हैं, दिमाग में पता चलने लगे, अरे दिखने लगे कि सवाल होगा कि नहीं होगा, तब राइट डाउन करें। किस चीज को बचा रहे हो? पेन को बचा रहे हो, पेपर को बचा रहे हो, किस चीज को बचा रहे हो? या अपने मेहनत को बचा रहे हो? मेहनत करने से आप लोग चूक रहे हैं। आप लोग राइट डाउन करिए, क्योंकि जब राइट डाउन करेंगे ना, अपने आप दिमाग एक्टिवेट होता है। जैसे ही इसको देखा तो ऐसे आपने देखा ए, बी और आर, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? देखो इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड एक्स मान लूं? कोई बुराई वाली बात है? सेम है ना, तो चलो एक्स लिख दिया। अच्छा इधर ही कर लो, एक्स स्क्वायर कर लो, ये रूट हटा दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। एक्टिवेट हो गया दिमाग। अब कॉस थीटा निकालो यहां से, ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर, और उधर क्या है? 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या? -1/2। यहां तक आ गया, तुरंत ही आ जाएगा, लेकिन तुम लोग लिखना ही नहीं चाहते हो। अरे लिखो तो दिमाग खुलेगा। पहले ही सोचते हो कि आंसर दिखने लगे उस पर टिक मार दें, ऐसा नहीं होगा।
स्टेप बाय स्टेप, जब सक्षम 2 फीट चढ़ेगा तब 8 फुट की दीवार के पीछे दिखेगा, ऐसा है ना। अच्छा कूद के भी देख सकते हो तुम, कूदना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिजिक्स में कूदना नहीं है, सवाल लगाने में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, यही एक प्रोसेस है और ये हर चीज में आपको अप्लाई करना है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, उससे रिलेटेड जो जानते हो, कुछ नहीं पता, कोई क्वेश्चन देख के एकदम समझिए धुआं उड़ गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उससे रिलेटेड जो चीज आपके दिमाग में आ रही है बेटा, उसको याद नहीं करना है, उसको लिखना है। ये बात मेरी गारंटी कर लीजिए आप लोग। उसको क्या करना है, राइट डाउन करना है। जब आप राइट डाउन करके दोबारा देखेंगे ना, तो अपने आप दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा आपका। अपने दिमाग को समझो कि दिमाग चलता कैसे है। दिमाग देख के ही चलता है, ऐसे हवा में नहीं चलता है। और मेहनत से मत घबराइए, लिखिए, कॉपी गंदी करिए, जितना गंदा करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया आगे नंबर आएगा। हो गया ये। अब cos थीटा बराबर -1/2 आ गया। अब तो हम फंस गए, अब क्या करें बताओ भाई। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। कैसे, अब ये टेक्नोमेट्री में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। cos 120 डिग्री क्या होता है, cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 + 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया ASTC। तो 90 + 30 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। और थीटा का टर्म है, 90 का टर्म है, तो cos का साइन होगा कि नहीं होगा, रेशियो चेंज होगा, रेशियो, अरे रेशियो चेंज होगा, ये उल्टा ही बोलता है, -sin30। पहले बोला होगा, अभी बोला नहीं होगा, है। तो -sin30 क्या हो जाएगा, -1/2। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ गया, 120 डिग्री। जिसको नहीं समझ में आया वो टेक्नोमेट्री का वीडियो देख लेगा, टेक्नोमेट्री का वीडियो पड़ा हुआ है। थीटा बराबर 120 डिग्री निकाल लेंगे। अच्छा cos थीटा बराबर √3/2 आ जाता तो भी निकाल लेते हैं, cos थीटा बराबर 1/√2 आ जाता तो भी निकाल लेते हैं ना थीटा। तो सवाल को अप्रोच करना तो सीखो, क्या अप्रोच कैसे करोगे, कर लेंगे सवाल। ये एक अच्छा सवाल कराऊं, मैं चाहता हूं आप लोग करेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत है। क्या इकलौता कौन बचा है, अच्छा कॉन्फिडेंस ही बचा है तो और कुछ नहीं बचा। नहीं ऐसा नहीं है, 8 महीने मेहनत की है तो हेलो क्लास ले। हाँ चलिए क्लास करते हैं। ये हो गया, चलो। अच्छा एक ए वेक्टर है जो है 30 मीटर @ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना। बी वेक्टर है 30 मीटर @ 37 डिग्री चलो फाइंड A + B। फाइंड A + B कैसे अप्रोच करेंगे, इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे बताइए। पहले बना लें, A और B बना लेना, चलो बनाओ, सब लोग बनाइए।
गलत मत बनाना कोई भी।